डिजिटली जनगणना 2027, क्या जनगणना के समय आपके घर पे आया हुआ गणनाकर्ता आपसे आधार कार्ड का ओटीपी मांगेगा? यदि आपकी बेटी की शादी हो चुकी है तो उसकी जनगणना मायके से होगी या ससुराल से होगी? क्या दोनों जगह डिटेल दी जा सकती है? लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों को क्या इस जनगणना में विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा? ट्रांसजेंडर अपनी जनगणना का फॉर्म कैसे भरेंगे? यदि आपके द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो इससे संबंधित क्या कोई जुर्माना लग सकता है और क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? सेल्फ एनुमरेशन आईडी क्या है? यदि ये खो जाती है तो इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं? क्या आपकी पर्सनल डिटेल लेने वाला गणनाकर्ता एक जेन्युइन पर्सन है तो ये कैसे पता करेंगे? यदि आपका बेटा कमाई के लिए या किसी कार्य के लिए किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में रह रहा है तो उसकी जनगणना कैसे होगी? बेघर, होमलेस लोगों और रेलवे स्टेशन के आसपास सो रहे परिवारों की जनगणना कैसे होगी? सेना या अर्धसैनिक बल में तैनात व्यक्तियों की जनगणना कैसे होगी? क्या एक ही मोबाइल नंबर से कई परिवारों को रजिस्टर्ड किया जा सकता है? क्या जनगणना 2027 का डेटा एनआरसी में इस्तेमाल किया जाएगा? अगर जानबूझकर जनगणना नहीं कराते हैं तो क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के पास इससे संबंधित समस्याएं जो बनेंगी सॉल्यूशन उनको मिल सके, इसका समाधान मिल सके। और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे समस्याओं का समाधान हम एक वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि भारत डिजिटल जनगणना 2027 संपूर्ण ए टू जेड गाइड करेंगे। यहां पे जनगणना 2027 क्यों हो रही है और ये पिछली जनगणना से कैसे अलग है? जवाब यहां पर है कि ये भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है जो कि आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण टल गई थी। ये पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। डेटा मोबाइल ऐप से कलेक्ट होगा, कागज के फॉर्म पर नहीं होगा, क्योंकि डेटा मोबाइल ऐप पे कलेक्ट होगा और जो गणनाकर्ता आएंगे उनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन होगी और आपके लिए जो प्रोवाइड कराई गई है वो HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, आप उसके द्वारा रजिस्टर्ड करके आप अपनी पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं। सेल्फ एनुमरेशन यानी स्वयं गणना का विकल्प होगा जहां लोग घर बैठे ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। दूसरे चरण में जाति का डेटा भी डिजिटल के रूप में लिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप, जो कि अभी हमने क्वेश्चन बताया था, लिव इन रिलेशनशिप को विवाहित जोड़े के रूप में माना जाएगा। मुखिया के लिंग के लिए 3 कैटेगरी पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर होंगी। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर सेकंड दूसरा आ जाता है, जनगणना किसे कवर करेगी? तो यहां पे जवाब है कि यह जनसंख्या जनगणना है, न कि नागरिक जनगणना। इसमें भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को गिना जाएगा, चाहे वह कानूनी तौर पर नागरिक हो या नहीं। अधिकारियों ने साफ किया है कि जनगणना का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह जनसंख्या आधारित अभ्यास है और गणनाकर्ता लोगों से राष्ट्रीयता के बारे में सवाल नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि जनगणना कितने चरणों में होगी? तो जनगणना यहां पर जवाब है कि जनगणना पूरे 2 चरणों में होगी। पहला चरण है मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना यानी HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। यह अप्रैल सितंबर 2026 से शुरू होगी और इसके बाद में दूसरा चरण जो होगा जनसंख्या गणना यानी पॉपुलेशन एनुमरेशन, ये फरवरी 2027 बर्फीले क्षेत्रों में सितंबर 2026 से ही शुरू होगी। इसके बाद में संदर्भ तिथि देखते हैं क्या है कि जवाब संदर्भ तिथि वह दिन है जिस दिन की स्थिति के अनुसार डेटा लिया जाएगा। अधिकांश राज्यों के लिए 1 मार्च 2027, बर्फीले क्षेत्रों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों के लिए 1 अक्टूबर 2026 की डेट रखी गई है। भाग 2 में आ जाते हैं। पहला चरण HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप यहां पे समझना है। सेल्फ एनुमरेशन यानी स्वयं गणना, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। तो स्वयं गणना एक 15 दिन की विंडो में उपलब्ध होगी, 15 दिन की विंडो में उपलब्ध होगी जो हाउस टू हाउस सर्वे शुरू होने से ठीक पहले खुलती है। ये एक वैकल्पिक सुविधा है, जो ऑनलाइन नहीं भरना चाहते हैं उनके लिए गणनाकर्ता डोर टू डोर आएंगे यानी दरवाजे दरवाजे जाएंगे वो। अब इसके बाद में स्टेप क्या करना होगा? तो स्टेप यह है कि क्या क्या करना होगा। पोर्टल पर se.censor.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और OTP वेरीफाई करेंगे। 16 भाषाओं में से कोई एक भाषा चुनेंगे। मैप पर अपने घर की लोकेशन पहचानेंगे। यहाँ पे मैपिंग के थ्रू गूगल मैप ओपन होगा, उसमें आप अपने घर की लोकेशन पहचानेंगे। 33 सवालों के जवाब दें, लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। सबमिट करें।
एक 16 अंकों की ऐसी आईडी यानी सेल्फ एनुमरेशन आईडी, जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे, वो जनरेट होगी। जब गणनाकर्ता घर आएंगे तो उसे ये आईडी दिखाएंगे, उसे ये ऐसी आईडी दिखाएंगे। सवाल नंबर यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है, क्या एक मोबाइल नंबर से एक से अधिक परिवार को रजिस्टर्ड किया जा सकता है, जो कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन हमने किया था। तो जवाब है नहीं, एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड करने के लिए किया जा सकता है। यह डुप्लीकेट डेटा को रोकने के लिए है। सवाल नंबर 2, अगर मैंने ऑनलाइन गलत जानकारी भर दी है तो क्या होगा। अब यहाँ पे समझना है, अगर ऑनलाइन गलत जानकारी भर दी गई है तो क्या होगा। जवाब यहाँ पर है, सबमिट करने के बाद आप ऑनलाइन बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब गणनाकर्ता आपके घर आ जाएगा, यानी आपके घर पर आएगा, तो वह आपको ऐसी आईडी दिखाने को कहेगा और आप उसको ऐसी आईडी दिखाएंगे तो वहां पर वो एडिट करके, वो रीवेरीफाई करके वो सत्यापित करेंगे, आपकी गलतियों का भी वो सुधार करेंगे। सवाल नंबर 3 है, क्या सेल्फ एनुमरेशन अनिवार्य। जवाब है नहीं, ये पूरी तरह सेल्फ एनुमरेशन का मतलब है कि आप मोबाइल से ही करेंगे, केवल मोबाइल से ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है, ये पूरी तरह वैकल्पिक है, ये एक अतिरिक्त सुविधा है, कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप ऑनलाइन नहीं भरते हैं तो गणनाकर्ता आपके घर आएगा और सवाल पूछेगा। सवाल नंबर 4 है, क्या पोर्टल ग्रामीण इलाकों में भी काम करेगा। वहां इंटरनेट नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो इंटरनेट नहीं है। तो जवाब यहाँ पर है, पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या आप ऑनलाइन नहीं भरना चाहते तो गणनाकर्ता आपके घर पर आएंगे। सेल्फ एनुमरेशन केवल एक विकल्प है, इसका यह मतलब नहीं है कि केवल स्मार्टफोन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए वो गणनाकर्ता उनके घर पर आएंगे। सवाल है कि मैंने ऐसी आईडी खो दी तो क्या होगा। इससे रिलेटेड अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो ऐसी आईडी खो दी है तो क्या होगा। यहाँ पर जवाब है कि आपको अपना मोबाइल नंबर दोबारा पोर्टल पर डालकर पुरानी आईडी रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए विकल्प मिल सकता है, अगर नहीं मिल पाती तो गणनाकर्ता आपसे सीधे सभी 33 सवाल जवाब पूछकर और उसका डेटा फिल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, क्या मैंने दूसरे शहर राज्य में ऑनलाइन जानकारी भर सकते। क्या मैं दूसरे राज्य या दूसरे शहर से ऑनलाइन जानकारी भर सकते। जवाब है, पोर्टल की लोकेशन बेस्ड है। जी पोर्टल ये एक लोकेशन बेस्ड है, आपको मैप पर अपने घर की ही सही लोकेशन मैपिंग करनी है। सही लोकेशन जब आप चेक कर लेंगे, अगर आप देख सकते हैं कि आपका घर कहां पर है तो आप भर सकते हैं। यदि आप मैं यहां पे लोकेशन नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप किसी अन्य शहर से नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया गया है कि घर पर रहकर ही भरे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में गणनाकर्ता द्वारा दरवाजे दरवाजे सर्वे होगा। प्रक्रिया, लगभग 30 लाख गणनाकर्ता, ज्यादातर स्कूल टीचर और सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। वे मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे जो एंड्रॉयड और iOS यानी एप्पल iOS दोनों पर उपलब्ध है। प्रत्येक राज्य या यूनियन टेरिटरी के लिए यानी केंद्र शासित राज्यों के लिए यह 30 दिनों तक की अवधि होगी। सवाल नंबर 1 है, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो व्यक्ति आया है वह असली गणनाकर्ता है, जो कि अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था, कैसे पता चलेगा। जवाब यहाँ पर है, हर गणनाकर्ता के पास में एक आधिकारिक आईडी कार्ड होगा, वह सरकारी मोबाइल ऐप का उपयोग करेगा। सरकारी मोबाइल ऐप का उपयोग करेगा, आप उनसे अपना परिचय पत्र मांग सकते हैं, उनका परिचय पत्र आप मांग सकते हैं। किसी भी संदेह की स्थिति में आप अपने स्थानीय थाने या जनगणना कार्यालय से फोन करके पुष्टि कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 आ जाता है, दूसरा है कि क्या गणनाकर्ता मेरे घर के अंदर आ सकता है। क्या गणनाकर्ता मेरे घर के अंदर आ सकता है। जवाब, केवल आपकी अनुमति से जनगणना अधिनियम के तहत गणनाकर्ता को घर के अंदर जाने का अधिकार है, लेकिन आप असहज हैं तो आप दरवाजे पर ही जानकारी दे सकते हैं। सवाल नंबर 3 आ जाता है कि अगर मैं उस दिन घर पर नहीं हूं तो क्या होगा। उस दिन मैं घर पर नहीं हूं तो क्या होगा। जवाब, जनगणनाकर्ता एक नोटिस छोड़ जाएगा, आपको उस पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दूसरा समय तय करना होगा। वह दोबारा आएगा, अगर 3 बार कोशिश करने के बाद भी आप नहीं मिलते हैं तो सुपरवाइजर को सूचित किया जाएगा। तो सुपरवाइजर को गणनाकर्ता सूचित करेगा कि ये कैंडिडेट मिल नहीं पा रहे हैं। और सवाल नंबर 4 है, क्या गणनाकर्ता मुझसे रिश्वत मांग सकते हैं या दबाव बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं। जवाब इसका है बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता है तो तुरंत टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें, साथ ही अपने जिले के गणनाकर्ता कार्यालय, जनगणना कार्यालय या पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराएं। गणनाकर्ता की भूमिका केवल डेटा कलेक्ट करना है, वे किसी भी तरह का शुल्क नहीं ले सकता है। इसके बाद में सवाल नंबर 5 है, क्या मैं जनगणना के कर्ता के
गणनाकर्ता के खिलाफ शिकायत कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल आप शिकायत कर सकते हैं। जिला जनगणना कार्यालय, जनगणना हेल्पलाइन नंबर या पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। गणनाकर्ता के खिलाफ अनुचित व्यवहार, रिश्वत मांगने या डेटा लीक करने की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सवाल नंबर 6 आ जाता है, गणनाकर्ता कितनी बार आएगा, एक बार या कई बार? तो जवाब यहां पर है, पहले चरण में केवल एक बार आएगा SCID वेरिफिकेशन के लिए। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना में फरवरी 2027 में दोबारा आएगा। कुल मिलाकर हर परिवार से 2 बार मुलाकात होगी, एक बार मकान सूचीकरण के लिए और एक बार जनसंख्या गणना के लिए। अब इसके बाद में आ जाते हैं कि प्रश्न नंबर 5 है कि पहले चरण में कौन से 33 सवाल पूछे जाएंगे। तो जवाब यहां पे 33 सवालों की पूरी सूची यहां पर दी गई है, तो उससे संबंधित पूरे 33 सवाल पूछे जाएंगे। अब यहां पे हम सवालों की पूरी सूची दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे, पूरी विस्तार से हम कंप्लीट जानकारी लेके आए हैं। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, यहां पे पूरी डिटेल देख सकते हैं। सेम इसी टाइप से केवल क्लिक किया जाएगा कि घर कैसा बना है, प्रयुक्त मकान में के फर्श में किस टाइप की सामग्री का यूज हुआ है। तो मिट्टी, लकड़ी, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोज़ेक यानी फर्श के टाइल्स या अन्य कोई। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 5 में आ जाता है, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री। तो इसके पहले भी और डिटेल है, प्रयुक्त सामग्री। तो प्रयुक्त सामग्री कौन सी? घास फूस, बांस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी का पत्थर, और इसके बाद में पत्थर गारा के साथ में पक्की ईंट, कंक्रीट या अन्य कोई। फिर जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो यहाँ पे घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, पॉलीथीन। तो इस टाइप से समझ में आ रहा ना, हम पूरा ये प्रोफार्मा दिखा दे रहे हैं, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। वीडियो को आप रोक के पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि जनगणना मकान में उपयोग का पता लगाएं। अब उपयोग का पता कि जो मकान है वो किसके लिए उपयोग किया जा रहा है, आवास के लिए या दुकान कार्यालय के लिए, हॉस्पिटल के लिए, फैक्ट्री के लिए, वो मकान किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो पूरी जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। यहाँ पे देखेंगे जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य या जीर्ण शीर्ण है यानी जर्जर है। तो ये पूरी जानकारी सब ली जा रही है, देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल। और इसके बाद में पूरे 33 क्वेश्चन इसमें भी हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, पेयजल का मुख्य स्रोत, इससे रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने पॉइंट दिए गए हैं। फिर इसके बाद में आ जाते हैं, पेयजल स्रोत की उपलब्धता कैसी है, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल या प्रकाश रहित। शौचालय की सुलभता कैसी है, हाँ शौचालय है केवल परिवार के लिए, अन्य परिवारों के लिए। फिर इसके बाद में शौचालय का प्रकार कैसा है, ठीक है, पूरी सब डिटेल यहाँ पर ली जा रही है, देखेंगे इसमें। और ऐसा ही बिल्कुल यही फॉर्म होगा जो क्लिक किया जाएगा, सिर्फ इसमें क्लिक करना है, केवल राइट का टिक करना है। इसके बाद में देखेंगे सर्विस शौचालय, गंदे पानी निकासी किससे जुड़ी हुई है, तो ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा कैसी है, स्नान गृह है, छत के बिना या नहीं है। रसोईघर और LPG या PNG जो लाइन के थ्रू आती है वो PNG गैस होती है, जो डायरेक्ट लाइन के थ्रू आपके घर के किचन में सप्लाई की जाती है वो PNG होती है, और LPG क्या है, वो सिलेंडर के थ्रू वो LPG है। कनेक्शन की उपलब्धता, रसोई घर में खाना पकाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 1 2 ऑप्शन दिए गए। इसके बाद में घर के भीतर खाना पकाते हो परंतु रसोई घर में नहीं, यानी रसोई घर नहीं बना हुआ है, खाना घर के भीतर ही पकता है एक रूम में, तो उससे संबंधित यहाँ पे जानकारी देनी है। फिर इसके बाद में आ जाते हैं, खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, सब पूरी डिटेल पूछी जा रही है इसमें। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है, जलाव लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, कोयला, मिट्टी का तेल या LPG PNG, बिजली, गोबर, सौर ऊर्जा या अन्य कोई। इसके बाद में रेडियो है तो परंपरागत रेडियो सेट है या मोबाइल स्मार्टफोन है या अन्य किसी उपकरण पर, या नहीं है तो उस पर भी राइट का टिक करना है। इसके बाद में टेलीविज़न,
दूरदर्शन मुक्त डिश है, ठीक है, डिश टीवी जैसे लगता है। इसके बाद में अन्य डीटीएच है या केबल कनेक्शन है या अन्य कोई है या कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद में आ जाते हैं इधर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हम पूरा बिल्कुल ऑफिशियल फॉर्म दिखा रहे हैं जो इसी टाइप से भरने के लिए दिया जाएगा, इसी टाइप से भरने के लिए ये फॉर्म दिया जाएगा। तो ये टोटल 33 सवालों के साथ में होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, फर्श की प्रमुख सामग्री, उससे रिलेटेड इमेजेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं, इमेजेस भी प्रोवाइड कराई गई हैं जो कि यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। इसके बाद में ये तो फर्श की प्रमुख सामग्री हो गई। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, उससे रिलेटेड ये इमेजेस दी गई हैं। फिर इसके बाद में देखेंगे मकान सूचीकरण और मकान की गणना, उससे रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो इस टाइप से छत की प्रमुख सामग्री के बारे में पूछा जाएगा। ये टोटल टाइप दिए गए हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत कैसा है, तो कुएं से है यानी बाहर है, दूर से आता है पानी, तो उससे संबंधित पूरी जानकारी ली जाएगी। और इसके बाद में आ जाते हैं शौचालय के प्रकार। तो शौचालय के प्रकार में देखेंगे, और सभी हम दिखा दे रहे हैं, सेप्टिक टैंक, अन्य पद्धति। तो इस टाइप से सभी जो कॉलम दिए गए हैं टिक करना है। इसके बाद में देखते हैं खाना पकाने के लिए प्रमुख ईंधन, प्रयुक्त मुख्य ईंधन। तो ये लकड़ी आ गया, फसल अवशेष या कोयला, लिग्नाइट या चारकोल। और इसके बाद में मिट्टी का तेल, एलपीजी, पीएनजी या बिजली। और इसके बाद में देखेंगे बायोगैस, सौर ऊर्जा या अन्य कोई। तो इससे संबंधित ये इमेजेस दी गई हैं जो कि हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इसमें देखेंगे रेडियो से रिलेटेड, टेलीविज़न से रिलेटेड, मोबाइल स्मार्टफोन से रिलेटेड भी सब इमेजेस हैं। तो वहाँ पर गणनाकर्ता को ये समझना है कि आपके पास में किस प्रकार का उपकरण है और आपके मकान में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है, और उससे रिलेटेड पूरी इमेजेस प्रोवाइड कराई गई हैं। और लास्ट में ये परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज। तो उपभोग किए जाने वाला मुख्य नया अनाज क्या दिया गया है, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का या अन्य कोई अन्य में भी वो आप लिखवाएंगे। अगर कोई अन्य भी यूज़ किया जाता है खाने में तो उसको भी यहाँ पे लिखवाना होगा। तो ये टोटल 33 सवाल कंप्लीट हो जाने के बाद, जो कि यहाँ पे हमने एक विस्तार से लिख दिया, और फार्म कैसे भरा जाएगा वो भी हमने बता दिया है। 33 सवाल कंप्लीट होने के बाद में आ जाता है सवाल नंबर 1, क्या मुझे सभी 33 सवालों के जवाब देने होंगे? जी हाँ, बिल्कुल 33 सवालों के जवाब सबको देने होंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सभी सवालों के सही जवाब देना अनिवार्य है। गलत या भ्रामक जानकारी देने पर जुर्माना हो सकता है। सवाल नंबर 2, क्या मुझसे मेरा आधार नंबर पूछा जाएगा? तो जवाब में है कि नहीं, आपसे आधार नंबर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 33 सवालों में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि ना तो आपसे आधार नंबर या पैन या कोई भी आईडी प्रूफ जबरदस्ती नहीं मांगा जाएगा। अगर कोई गणनाकर्ता आपसे मांगता है तो यह नियमों के खिलाफ होगा। इसके बाद में देखेंगे सवाल नंबर 3 है, क्या मुझसे मेरी इनकम या बैंक डिटेल पूछी जाएगी? तो जवाब में नहीं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इनकम से संबंधित कोई भी सवाल, मासिक सैलरी, कमाई नहीं पूछी जाएगी। बैंक अकाउंट डिटेल, ओटीपी या कोई वित्तीय जानकारी भी नहीं मांगी जाएगी। सवाल नंबर 4 है यहाँ पे, क्या मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा? जवाब में हाँ, मोबाइल नंबर अनिवार्य है, देना अनिवार्य है, लेकिन इसका उपयोग केवल जनगणना से जुड़े संचार के लिए किया जाएगा, जैसा कि अपडेट, सूचनाएं आदि। इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। इसके बाद में देखेंगे सवाल नंबर 3 है, क्या मुझसे मेरी इनकम या बैंक डिटेल पूछी जाएगी? जो कि बता चुके हैं, तो इससे संबंधित बैंक डिटेल तो नहीं पूछी जाएगी। सवाल नंबर 5 देखते हैं कि रेडियो, टीवी, गाड़ी आदि के सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? जवाब में ये सवाल परिवार की जीवन शैली और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए सरकार को ये जानना है कि देश के कितने लोगों के पास में बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, शौचालय है, और कितने लोगों के पास में डिजिटल उपकरण, मोबाइल, इंटरनेट है। इससे योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यह ध्यान रखें कि ट्रैक्टर को कार या जीप, ठीक है, कार या जीप में नहीं गिना जाएगा, और ई रिक्शा और ऑटो को कार या बाइक में नहीं गिना जाएगा। सवाल नंबर 6, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के सवालों का क्या मतलब है? इंटरनेट की सुविधा का सवाल नंबर 27 में है, जो कि भी बता चुके हैं हम। इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये पहली बार
जोड़ा गया है। सरकार ये समझना चाहती है कि डिजिटल इंडिया की कितनी पहुंच हो चुकी है, कितनी पहुंच हुई है। ध्यान दें कि एफएम वाला मोबाइल फ़ोन रेडियो में नहीं गिना जाएगा, लेकिन यूट्यूब देखने के लिए टीवी माना जाएगा। यूट्यूब देखने के लिए इसको टीवी में माना जाएगा। सवाल नंबर 7 है कि मुख्य अनाज वाला सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जवाब है कि यह सवाल नंबर 32 का इसलिए जोड़ा गया है ताकि ये पता चल सके कि देश के अलग अलग हिस्सों में कौन लोग क्या क्या अनाज, ठीक है, क्या खाते हैं। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि के ऑप्शन होंगे। इससे खाद्य सुरक्षा नीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 8 है क्या स्नान सुविधा, रसोई आदि के सवालों का कोई मतलब है। जवाब में बिल्कुल, ये समझने के लिए कि देश में कितने घरों में बाथरूम और रसोई की अलग अलग सुविधाएं हैं। ध्यान दें कि किचन तभी गिना जाएगा जब वह एक अलग जगह हो और उसी कमरे में खाना भी बनता है और सोते भी हैं, तो उसे किचन नहीं माना जाएगा, तो उसे किचन नहीं माना जाएगा। सवाल नंबर 9 है कि क्या मुझे बताना होगा कि मेरे पास कितने पशु हैं। तो जवाब में नहीं। पशुओं की गिनती जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सवालों की सूची में नहीं है। ये सवाल पिछली जनगणनाओं में था, लेकिन 2027 में 33 सवालों में ये नहीं है। सवाल नंबर 10 क्या मुझसे मेरे खेत, जमीन या प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाएगा। तो जवाब में नहीं, केवल उस घर के बारे में पूछा जाएगा जिसमें आप रहते हैं, जैसे कि उसकी मालिक कमरों की संख्या, उसके मालिक के बारे में और कमरों की संख्या, और इसके बाद में बुनियादी सुविधाएं। आपके पास कितने खेत हैं, कितनी ज़मीन है, ये नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं भाग 4 में। पहले चरण में जनता के मन में आने वाले मुख्य सवाल टॉपिक वाइज यहाँ पे देखना है। जनता के मन में जो आने वाले सवाल हैं वो टॉपिक वाइज है और किस टाइप के हैं। यहाँ पे सवाल है कि घर और परिवार, विवाहित पुत्री, बेटी का मुद्दा। सवाल, मेरी बेटी की शादी हो गई है और वह अपने ससुराल में रहती है। हम मायके वालों को अपने घर की जनगणना में उसकी डिटेल देनी होगी या नहीं। अगर हम नहीं देंगे तो क्या उसकी गिनती छूट जाएगी। ससुराल वाले तो उसे पत्नी के रूप में दर्ज करेंगे, तो क्या उसकी डबल एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे देखना है मायके में क्या करें। आपको अपने घर के केवल उन्हीं सदस्यों की जानकारी देनी है जो सामान्य रूप से आपके घर में रहते हैं। जनगणना में, ठीक है, यहाँ पे यह है जनगणना में और कॉमा लगा है। परिवार के सदस्य की परिभाषा है कि वे लोग जो आमतौर पर उसी घर में रहते हैं और एक साथ भोजन करते हैं एक बार शादी हो जाने के बाद आपकी बेटी अब आपके घर का हिस्सा नहीं मानी जाएगी, इसलिए आपको अपने घर के फॉर्म में उनका नाम नहीं देना है। ससुराल में क्या होगा, आपकी बेटी केवल अपने ससुराल में ही दर्ज होगी, वहां उसकी पहचान पत्नी के रूप में होगी, वहां उसके घर सदस्य में शामिल हो जाएगी, उसके सदस्यों में, घर के सदस्यों में वो शामिल कर दी जाएगी। डबल एंट्री की टेंशन न लें। जनगणना में हर व्यक्ति की गणना केवल एक ही जगह यानी उसके स्थायी निवास स्थान पर होती है। डिजिटल सिस्टम में ऐसे चेक्स लगे होते हैं जो डुप्लीकेट एंट्री को रोकते हैं, इसलिए आपकी बेटी को 2 बार गिने जाने की कोई संभावना नहीं है। परिवार में कितने बच्चे हैं वाले सवाल में क्या भरें। तो सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि परिवार में कुल कितने व्यक्ति सामान्य रूप से रहते हैं। तो इसका जवाब, आपके घर में फिलहाल रहने वाले लोगों की संख्या क्या है। फिलहाल रहने वालों लोगों की संख्या क्या होगी। यदि कोई व्यक्ति बाहर है और वो जल्द आ भी रहा है तो उसको आप गिनवा सकते हैं। यदि कोई नौकरी के लिए गया है और वो जल्द वापसी आ जाएगा तो उसको आप गिनवा सकते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा जाता है कि परिवार में कितने विवाहित जोड़े रहते हैं। इसमें केवल आपके घर में रहने वाले विवाहित जोड़ों और आपकी पत्नी, जैसे कि आपकी पत्नी को गिनेंगे, बेटी को नहीं गिनेंगे। लिव इन रिलेशनशिप, टॉपिक 2 आ जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में क्या नियम है। तो सवाल यहां पर बन रहा है, मैं और मेरा पार्टनर शादीशुदा नहीं है लेकिन साथ में रहते हैं, हमें क्या बताना होगा। तो जवाब यहां पर नए दिशा निर्देश के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को विवाहित जोड़ा माना जाएगा। यह एक अहम बदलाव है। पहले केवल विवाहित जोड़ों को ही गिना जाता था, लेकिन अब लिव इन कपल्स को भी विवाहित जोड़ों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसलिए सवाल नंबर 15, परिवार में कितने विवाहित जोड़े रहते हैं, में आपको अपने और अपने पार्टनर को शामिल करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कानूनी तौर पर विवाहित जोड़े हो गए, बल्कि जनगणना की दृष्टि से आपको एक जोड़े के रूप में गिना जाएगा। टॉपिक नंबर 3 आ जाता है कि परिवार में कौन कौन शामिल होंगे। परिवार में
कौन कौन शामिल होंगे? तो सवाल नंबर 1 है, परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों से क्या मतलब है? जवाब है, इसका मतलब यह है कि वे सभी लोग जो आमतौर पर उसी घर में रहते हैं और एक साथ भोजन करते हैं, इसमें शामिल होंगे। जैसे माता पिता, बच्चे, भाई बहन जो उसी घर में रहते हैं, दादा दादी, अन्य रिश्तेदार जो स्थायी रूप से आपके साथ रहते हैं। बाहर रहने वालों को शामिल न करें, जैसे विवाहित बेटी को जो ससुराल चली गई है, या पढ़ाई या नौकरी के लिए दूसरे शहर गए बच्चे। और इसके बाद में देखना है, अगर वे 6 महीने से अधिक दूर हैं, अलग रहने वाले भाई बहन। इसके बाद में आ जाते हैं, टॉपिक नंबर 4 है कि घर का मुखिया कौन रहेगा? सवाल में, क्या परिवार का मुखिया हमेशा पुरुष ही होना चाहिए? जवाब में नहीं, परिवार का मुखिया कोई भी सदस्य हो सकता है, चाहे पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर। जनगणना में इस बार पहली बार ट्रांसजेंडर को भी तीसरे विकल्प के रूप में किया गया है। आप ये तय कर सकते हैं कि आपके परिवार का मुखिया कौन है। आमतौर पर घर के मकान वाले या सबसे बुजुर्ग सदस्य को मुखिया बनाया जाता है, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। पढ़ाई या नौकरी के लिए दूसरे शहर में रहने वाले बच्चे, तो अब इसमें सवाल बन रहा है कि मेरा बेटा नौकरी के लिए, नौकरी के सिलसिले में मुंबई में रहता है या किसी अदर स्टेट में रहता है, लेकिन उसका नाम हमारे घर के राशन कार्ड में है, क्या हम उसे अपने घर की जनगणना में शामिल कर सकते हैं? जवाब नहीं। जनगणना में हर व्यक्ति की जनगणना उसी जगह होती है जहां वह आमतौर पर रहता है। अगर आपका बेटा पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से मुंबई या किसी अदर स्टेट में रह रहा है, तो उसकी जनगणना मुंबई में ही होगी, आपके घर में नहीं होगी। राशन कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज में कोई मतलब नहीं है। जनगणना पूरी तरह से वास्तविक निवास पर आधारित है। अब इसके बाद में आते हैं, टॉपिक 6 है जो हॉस्टल, छात्रावास, पीजी कॉलेज में रहने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में रहने वाले लोग। तो सवाल में, मैं हॉस्टल में रहता हूं, क्या मुझे मेरे मूल घर की जनगणना में शामिल किया जाएगा और हॉस्टल में भी? तो यहाँ पे जवाब नहीं। आपकी गणना केवल हॉस्टल में होगी, क्योंकि वह आपका वर्तमान निवास स्थान है। हॉस्टल प्रशासन जनगणना यानी गणनाकर्ता को सभी छात्रों की सूची उपलब्ध कराएगा। आपके माता पिता को अपने घर के फॉर्म में आपको शामिल नहीं करना है, इससे आपकी डबल एंट्री नहीं होगी। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यदि आप वर्तमान में वापसी जाने वाले हैं अपने घर, तो आप अपने घर पे ही जनगणना कराएंगे, तब आप हॉस्टल में नहीं कराएंगे। ये हम क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में आ जाते हैं टॉपिक नंबर 7, बेघर होमलेस लोगों को कैसे गिना जाएगा? सवाल है, जो लोग सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर या पुलों के नीचे सोते हैं और वहीं रहते हैं, तो उनकी गणना कैसे होगी? जवाब है, यहाँ पे जनगणना में बेघर लोगों की गणना भी होगी। इसके लिए एक विशेष रात्रि सर्वेक्षण किया जाएगा। जनगणना के नियमों के अनुसार हर व्यक्ति, चाहे वह बेघर ही क्यों ना हो, गिना जाएगा। 28 फरवरी की रात को एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें गणनाकर्ता रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, पुलों के नीचे, मंदिरों आदि में जाकर लोगों की गिनती करेंगे। जो गणना करता है वो हर ऐसे एरिया में, ऐसे क्षेत्र में जाएंगे और उनकी गिनती करेंगे और उनका फॉर्म भी भरेंगे। टॉपिक नंबर 8 है कि अस्पताल, जेल, होटल में अस्थायी रूप से रहने वाले। सवाल यहां बन रहा है, मैं फिलहाल अस्पताल में भर्ती हूं, मेरी गणना अस्पताल में होगी क्या? तो जवाब है नहीं। अस्थायी रूप से जैसे अस्पताल में भर्ती, होटल में ठहरा व्यक्ति, जेल में बंद रहने वालों की गणना उनके स्थायी घर पर होगी। आपके परिवार को अपने घर के फॉर्म में आपको शामिल करना होगा। लंबी अवधि के लिए जैसे जेल की सजा काट रहे हैं लोगों की गणना उसी स्थान में की जा सकती है, लेकिन सामान्य निवास, ठीक है, सामान्य नियम ये नहीं, यह है कि हर व्यक्ति का एक ही स्थायी निवास होता है। इसके बाद में आ जाते हैं टॉपिक नंबर 9 है कि दो परिवार एक ही मकान। तो सवाल, एक ही मकान में दो अलग अलग परिवार रहते हैं, जैसे पिता का परिवार और पुत्र का परिवार, लेकिन अलग रसोई है, तो क्या हमें अलग फॉर्म भरने होंगे? जवाब में हाँ, अलग फॉर्म भरने होंगे। जनगणना में हर परिवार, हाउस होल्ड के लिए अलग अलग फॉर्म भरा जाता है। परिवार की परिभाषा, वे लोग जो एक साथ रहते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। अगर आपकी रसोई अलग है और आप अलग खाना बनाते हैं,
तो आप अलग परिवार में माने जाएंगे। हालांकि मकान एक ही है, इसलिए भवन संख्या और मकान संख्या एक ही रहेगी, लेकिन परिवार की संख्या अलग अलग होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि टॉपिक नंबर 10 है कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में नौकरी करने वाले लोग। सवाल है कि मेरा पति सेना में है और वह सीमा पर तैनात है, हम परिवार अलग शहर में रहते हैं, उसकी गणना कहाँ होगी? तो जवाब है ये एक विशेष प्रावधान है। सेना अर्धसैनिक बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ आदि में तैनात कर्मियों के लिए अलग व्यवस्था है। आमतौर पर अगर परिवार सैनिक के साथ छावनी या कैंट में रहता है, अगर परिवार के साथ में रहता है तो पूरे परिवार की गणना वहां होगी। अगर परिवार अलग शहर में रहता है और सैनिक सीमा पर तैनात है तो सैनिक की गणना उसी तैनाती स्थान पर होगी और परिवार की गणना उस शहर में होगी। इसके लिए विशेष दिशा निर्देश गणनाकर्ताओं को दिए गए हैं। सवाल सरल भाषा में, हर व्यक्ति की गणना उसके वास्तविक निवास स्थान पर होती है। अगर वह सीमा पर रह रहा है तो वहां गिना जाएगा, यानी अगर वह सीमा पर रह रहा है तो वह सीमा पर ही गिना जाएगा। टॉपिक 11 है कि बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं क्या है। सवाल है मेरे पिता बुजुर्ग हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं, क्या गणनाकर्ता उनसे सवाल पूछने के लिए घर के अंदर आ सकता है? जवाब है हाँ, गणनाकर्ता को बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। अगर कोई सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो परिवार का कोई अन्य सदस्य उनकी ओर से जवाब दे सकता है। गणनाकर्ता उनकी सहूलियत के अनुसार ही सवाल पूछेंगे। जनगणना में कोई भी व्यक्ति छूटेगा नहीं, चाहे वह बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो या बीमार हो। इसके बाद में आ जाते हैं भाग 5, दूसरा चरण, जनसंख्या गणना यानी पॉपुलेशन एनुमरेशन। फरवरी 2027, प्रश्न 6। अब आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें एक एक करके। दूसरे चरण में क्या क्या पूछा जाएगा? जवाब है दूसरे चरण में हर व्यक्ति की अलग अलग जानकारी ली जाएगी। इसमें मुख्य रूप से पूछे जाने वाले सवाल क्या है? इसमें नाम, उम्र और इसके बाद में जेंडर, जन्म स्थान और पिछला निवास जानकारी, जाति, धर्म और मातृभाषा। इसके बाद में विवरण देखेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे कि नाम, उम्र, लिंग, तो ये क्या हो गया इसमें व्यक्ति की बुनियादी पहचान। इसके बाद में जन्म स्थान और पिछला निवास, ठीक है, प्रवासन माइग्रेशन की। इसके बाद में जानकारी देखेंगे। इसमें जाति के लिए पहली बार डिजिटल रूप में जाति का। इसके बाद में धर्म वैकल्पिक, ठीक है, तो पहली बार डिजिटल के रूप में वैकल्पिक नहीं है, देना होगा। और भाषाई आंकड़े। तो ये पूरी डिटेल इस प्रकार से दूसरे चरण में ली जाएगी। सवाल क्या रहेगा और उसका विवरण। शैक्षिक योग्यता, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, व्यवसाय रोजगार, क्या काम करते हैं, वैवाहिक स्थिति, विवाहित, अविवाहित, विधुर, तलाकशुदा। और इसके बाद में प्रजनन दर, ये महिलाओं के लिए कि कितने बच्चे हैं। इसके बाद में सवाल आ जाता है क्या जाति बताना अनिवार्य है? जवाब है हाँ, सरकार ने साफ किया है कि दूसरे चरण में जाति का डेटा लिया जाएगा। ये 1931 के बाद पहली बार, 1931 के बाद पहली बार होगा जब जाति का व्यापक डेटा इकट्ठा किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सामाजिक न्याय की योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 2 है क्या धर्म बताना जरूरी है? अगर मैं नहीं बताना चाहता तो क्या होगा? जवाब, धर्म भी एक अनिवार्य प्रश्न है। आप नास्तिक, ठीक है, यहाँ नास्तिक लिखा है, नास्तिक या कोई, ठीक है, गलत हो गई टाइपिंग इसमें, नास्तिक या कोई धर्म नहीं भी बता सकते हैं, लेकिन जवाब देना होगा। जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद में सवाल नंबर 3 है कि क्या महिलाओं से बच्चों की संख्या पूछना अनिवार्य? जवाब है हाँ, प्रजनन दर, फर्टिलिटी से जुड़े सवाल जनगणना का अहम हिस्सा है। इससे यह पता चलता है कि देश में जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है, कितनी महिलाएं मातृत्व लाभ ले रही हैं आदि। यह सरकार के लिए परिवार नियोजन और स्वास्थ्य योजनाओं को बनाने में मदद करता है। सवाल नंबर 4 है क्या दूसरे चरण के लिए भी सेल्फ एनुमरेशन का विकल्प होगा? जवाब है हाँ, सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा। जैसे पहले चरण में पहले चरण में आपने 33 सवाल ऑनलाइन भरे थे, वैसे ही दूसरे चरण में भी आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि दूसरे चरण के लिए सटीक तारीखें और सवालों की सूची अभी नोटिफाई नहीं हुई है। सरकार ने कहा है कि दूसरे चरण के लिए सवाल समय पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। दूसरे चरण के लिए अभी कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है।
अब यहाँ पे सवाल आ जाता है, सवाल नंबर 5 है कि क्या दूसरे चरण में मुझसे मेरी प्राइवेट जानकारी छिपाने का अधिकार है? जवाब में नहीं। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सभी सवालों के सही जवाब देना अनिवार्य है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इनकम, आधार, बैंक डिटेल जैसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन धर्म, जाति, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार ये सब अनिवार्य होगा। भाग नंबर 6, महत्वपूर्ण अंतर और नियम। लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को विवाहित जोड़ों की कैटेगरी में गिने जाएंगे, यह पहली बार हुआ है। इसके बाद में मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर एक परिवार। नियम, एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक परिवार को रजिस्टर्ड करने के लिए किया जा सकता है। भाग नंबर 7, गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और जुर्माना। क्या मेरी जानकारी सुरक्षित रहेगी? जवाब में जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय मानी जाती है। डिजिटल टूल्स में मजबूत ऐप एन्क्रिप्शन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा है। डेटा को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में रखा जाएगा। क्या सरकार इस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती है? जवाब में नहीं। कानून के तहत यह डेटा किसी अदालत में सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता, आरटीआई के तहत नहीं दिया जा सकता, किसी भी कल्याणकारी योजना या टैक्सेशन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके बाद में आ जाते हैं, नागरिकता से जुड़े किसी भी फैसले में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जानकारी न देने पर क्या होगा? जवाब, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8(b) के तहत जानकारी देने से इनकार करना या गलत जानकारी देना कानूनी अपराध है। इस पर जुर्माना लग सकता है और सटीक राशि का उल्लेख अधिनियम में है और सरकार ने सख्ती से बताने का संकेत दिया है। ठीक है, जानकारी बिल्कुल सही और सभी जानकारी देनी है। क्या मुझसे ओटीपी या बैंक डिटेल मांगी जाएगी? जवाब में बिल्कुल नहीं। सरकार ने साफ किया है कि कोई भी गणनाकर्ता आपसे ओटीपी, बैंक अकाउंट डिटेल, यूपीआई पिन या कोई भी वित्तीय जानकारी नहीं मांगेगा। अगर कोई मांगता है तो तुरंत शिकायत करें, यह धोखाधड़ी हो सकती है, आपके साथ में धोखाधड़ी हो सकती है। भाग 8 है, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। सवाल नंबर है, क्या जनगणना में देश के बाहर रहने वाले भारतीय शामिल होंगे? तो नहीं, केवल भारत में रहने वाले लोग ही इस जनगणना में शामिल होंगे। सवाल नंबर 2 है, क्या एक दिन का नवजात शिशु भी शामिल किया जाएगा? हाँ, संदर्भ तिथि पर जीवित हर व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। सवाल नंबर 3 है, क्या मुझे वोटर आईडी दिखानी पड़ेगी? नहीं, कोई भी दस्तावेज जरूरी नहीं है। सवाल नंबर 4 है, क्या जनगणना के बाद मुझे कोई सरकारी लाभ मिलेगा? नहीं, जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, इकट्ठा करने का अभ्यास है। इसके बाद में सवाल नंबर 5 है, मैं झूठी जानकारी दे सकता हूं? क्या मैं झूठी जानकारी दे सकता हूं? नहीं, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सवाल नंबर 6, क्या गणनाकर्ता मेरे घर का फोटो या वीडियो बना सकता है? तो नहीं, ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। सवाल नंबर 7 है, क्या ट्रांसजेंडर के लिए अलग कॉलम है? हाँ, मुखिया के लिंग में ट्रांसजेंडर का विकल्प है। सवाल नंबर 8 है, क्या मैं परिवार का मुखिया बनने से मना कर सकता हूं? हाँ, परिवार का कोई दूसरा सदस्य मुखिया बन सकता है। सवाल नंबर 9 है, क्या होटल लॉन्ज में रहने वाले गिने जाएंगे? तो हाँ, अगर वे लंबे समय से वहां रह रहे हैं तो वे भी गिने जाएंगे। अब इसके बाद में सवाल नंबर 10 है, क्या एनआरसी से इसका कोई लेना देना है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जनगणना जनसंख्या गणना है, नागरिकता नहीं है। सवाल नंबर 11 है, क्या मुझसे मेरी बीमारियों के बारे में पूछा जाएगा? नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल नंबर 12 है, क्या मुझसे मेरे नशे या अपराध के बारे में पूछा जाएगा? तो इसमें भी है नहीं, ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं भाग नंबर 9, ऐतिहासिक तथ्य। जब आबादी घट गई। प्रश्न नंबर 7, क्या सच में कोई जनगणना ऐसी हुई थी जब आबादी बढ़ने के बजाय घट गई थी? जवाब है हाँ, भारत में सिर्फ 1819 की जनगणना के दौरान जनसंख्या घट गई थी। इसका कारण था स्पेनिश फ्लू महामारी और प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई भारी मौतें। कोविड-19 के बाद 2026-27 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर जरूर घटी होगी, लेकिन कुल जनसंख्या घटने की संभावना नहीं है। भाग नंबर 10, सहायता और संपर्क। प्रश्न नंबर 8, अगर मुझे कोई परेशानी हो या सवाल हो तो कहां संपर्क करें? तो जवाब यहां पर देखेंगे, आधिकारिक वेबसाइट censusindia.gov.in या इसके बाद में se.census.gov.in पर आप
कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आज हमने आपको दी है। अगर कोई भी इससे संबंधित समस्याएं रही हो तो आप हमारे पास में कमेंट कर सकते हैं, और आपको हमारा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सारी समस्याओं का हम समाधान आपको फ़ोन पर भी दे सकेंगे। और कितनी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।